वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करेंगे हम अकाउंटेंसी के चैप्टर सेकंड की, जिसका नाम है पार्टनरशिप। इसमें सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कहता है सेक्शन 4 अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी कि सेक्शन 4 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिफाइन किया जाता है द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेक्शन 4 अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बताया जाता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में होता है, जिनका एग्रीमेंट जो होता है, जिस चीज़ के लिए एग्रीड होते हैं, वो कहते हैं या तो प्रॉफिट के लिए सभी लोग काम करेंगे या प्रॉफिट सभी लोग बांटेंगे, जिसके लिए सभी लोग काम करेंगे। काम करने के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि क्या एक सिंगल ऐसा पर्सन है जो पूरी पार्टनरशिप के लिए काम कर ले। मीन्स डैट स्लीपिंग पार्टनर 4 हो जाएं और एक पार्टनर हो जाए एक्टिव, तो ऐसा भी पार्टनरशिप में हो सकता है। उसके लिए क्या होता है, जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं वो पैसा लगा देते हैं, उसके बाद उनको कंपनी से कोई मतलब नहीं होता है। और जो सिंगल पर्सन होता है एक्टिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर क्या करता है, वो पूरा वर्क करता है, उसे एक भी अमाउंट कंपनी में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी उसका प्रॉफिट का शेयर उसको दिया जाता है क्योंकि वो एक एक्टिव पार्टनर है। दैट इज़ पार्टनरशिप। फिर बात करते हैं यहाँ पे नेचर कैसा होना चाहिए पार्टनरशिप का। तो जो हमारा मीनिंग है, डेफिनेशन है, उसी से नेचर निकल के आते हैं। पहला, टू और मोर पर्सन। तो पहला नेचर है टू और मोर पर्सन, यानी कम से कम दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। अगर सिंगल मेंबर सोचे मैं पार्टनरशिप कर लूँ तो अकेले कभी पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप का सेंस ही यही होता है कि दो पीपल्स को आपस में जोड़ना, यानी दो पर्सन को आपस में जोड़ना। अब दो से ज़्यादा एज लिमिटेड 7 भी हो सकते हैं, 7 पार्टनर्स भी यहाँ पर पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट कैसा होगा, एग्रीमेंट होगा आपका बेस्ट एग्रीमेंट जो होता है वो मैक्सिमम रिटन में होता है। अगर एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट जो बेस्ट होता है वो रिटन में होता है। एग्रीमेंट में बी ओरल एंड रिटन। एग्रीमेंट ओरल में भी होता है, रिटन में भी होता है, लेकिन जो बेस्ट एग्रीमेंट होता है वो ओरल में ही होता है और रिटन में, दोनों। लेकिन जो बेस्ट मानते हैं वो किस में मानते हैं हम, रिटन में, क्योंकि रिटन में एक प्रूफ मिल जाता है कि हाँ हमारे बीच में पार्टनरशिप है। कोई भी डील करनी होती है, कोई भी हमें परचेस करना होता है तो हम रिटन में उसका बिल लेते हैं। उसी तरीके से पार्टनरशिप में भी रिटन में होता है, वो एज अ एविडेंस हो जाता है। इन केस कभी लाइफ में पार्टनर्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है या डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो उस समय वो एग्रीमेंट हमारे काम आता है एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस। फिर बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस ओनली नॉट फॉर लैंड एक्सेट्रा। बिजनेस ओनली नॉट फॉर लैंड, बिजनेस लैंड के लिए नहीं होता है, यानी कि बिजनेस ओनली, ये भी लिख सकते हैं, बिजनेस ओनली पार्टनरशिप जो होती है सिर्फ बिजनेस के लिए होती है, नॉट फॉर लैंड। यानी कि पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब आपस में कोई वो एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर सोचे कि दो पर्सन मिलकर एक लैंड खरीद लें, ज़मीन खरीद लें और उसको हम पार्टनरशिप का नाम दे दें, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ बिजनेस पे ही पार्टनरशिप अप्लाई होती है, लैंड खरीदना या मशीनरी खरीदने पे नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को मिल के काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर्स ने बोला मैं इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ऐसा नहीं होगा। सभी पार्टनर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के जवाबदेही होते हैं, यानी कि ज़िम्मेदार होते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जब पार्टनरशिप डील होती है तो उसी समय प्रॉफिट का शेयर का भी डिसीज़न हो जाता है कि कौन कितना शेयर लेगा। सपोज़ हमारे पास पार्टनर है ए बी सी, ए का शेयर है 2, बी का शेयर है 2, सी का 1 है, और हमारे पास आ गया 50,000 रुपीज़। तो इस 50,000 रुपीज़ को वो क्या करते हैं, इस रेशो में बांट लेते हैं, जो अभी हम इसके बाद आपको करके
दिखाएंगे। इसके बाद है लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। कह रहा है ये तो ठीक है, चलो शेयर ले लेंगे, लेकिन साथ साथ में लायबिलिटी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। लायबिलिटी का मतलब नुकसान जो होंगे, खर्चे होंगे, वो भी पार्टनरशिप में ही देखे जाते हैं। इन केस कंपनी में लॉस होता है तो जिस तरीके से वो प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी तरीके से उनको लॉसेस भी शेयर करने होते हैं। अगर किसी भी कंपनी में लॉस हो जाता है तो जितने भी पार्टनर्स हैं आपस में बियर करेंगे, यानी झेलेंगे उस लॉस को अपने रेशो में, जैसे 2:2:1 में। तो ये थे इसके नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद बात करते हैं किस तरीके से प्रॉफिट को बांटा जाता है। प्रॉफिट को बांटने के लिए उसका रेशो होता है। रेशो को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिस तरीके से उनके दिए होते हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम किस तरीके से बांटें। तो ऐसा पहला पॉइंट आया, जैसे सपोज़ हमारे पास ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। रेशो इनका 2:1, यानी इनके बीच में रेशो है 2:2:1। और प्रॉफिट जो हुआ है हमें कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमें 50,000 का। तो कैसे बांटेंगे 50,000। अब ए का प्रॉफिट बांटना है हमें, तो इसको 50,000 2/5, यानी ए का रेशो अपॉन में टोटल रेशो। फिर बी का हमें बांटना है, तो बी इसको 50,000 इंटू 2/में, ये भी 5। और सी का बांटना है तो 50,000 इंटू 1/5, यानी 5 × 10 = 50, यह आ गया 20,000। दूसरे का भी रेशो आएगा इसी तरीके से 20,000, और फर्स्ट का आ गया 10,000। इस तरीके से 50,000 को हम प्रॉफिट के रेशो में बांट देते हैं। इसी तरीके से सेम लॉसेस भी बांटे जाते हैं, बट उसकी टर्म्स कंडीशन अलग होती है कि लॉसेस कितना है, कौन कितना बियर करेगा, झेलेगा, वो सारा पार्टनरशिप में रिटन एग्रीमेंट में लिखा होता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की, कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड ये भी पार्टनरशिप की तरह ही होती है, बट इसमें कुछ टर्म कंडीशन होती हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड इज़ रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर। पहला क्या होता है कंडीशन इसमें, तो पार्टनरशिप की कंडीशन जो होती है, फर्स्ट रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन सेकंड पॉइंट होता है इसका कि अगर बात करें हम यहाँ पर कि द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। ओरल में भी होता है, रिटन में होता है, बट द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन। कह रहा है कि पार्टनरशिप का भी ये रिक्वायरमेंट नहीं करता कि आप रिटन में बताएं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रिटन में ही होना चाहिए, क्योंकि मोर वैल्यूबल सेफ इन रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि ज़्यादा सेफ जो है वो रिटन एग्रीमेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड स्टैम्प्ड एक्ट 1889। इसमें स्टैम्प भी इंक्लूड होता है, एक स्टैम्प लगता है जिसको बोलते हैं स्टैम्प्ड एक्ट 1889। स्टैम्प्ड एक्ट लगता है 1889, जो एक प्रूफ होता है कि हाँ ये एज अ गवर्नमेंट से अप्रूवल इसका हो चुका है, विच इज़ टू इम्पोर्टेंट एज अ रोल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये इम्पोर्टेंट होता है पार्टनरशिप के रोल में एक्ट करने के लिए, यानी एक्ट का जो इसका रोल प्ले जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसका, स्टैम्प्ड एक्ट का। ठीक है, रोल टू बी इम्पोर्टेंट, रोल क्या होता है, इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और इसका होता भी है इस एक्ट का। यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट है अमॉन्ग द पार्टनर्स के बीच में। द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन द राइटिंग। बट पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं कहता है कि हाँ हमें एग्रीमेंट रिटन में ही चाहिए, बट मोर वैल्यूबल स्टेज इन रिटन एग्रीमेंट इज़ सेफ। तो मोर वैल्यूबल क्या होता है कि सेफ जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर ओरल, ओरल के कंपेयर में रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा सेफ होता है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड स्टैम्प्ड एक्ट 1889। इसमें स्टैम्प्ड एक्ट भी इंक्लूड होता है, जिसका एक्ट है 1889, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्टनरशिप डीड के अंदर।
इसके बाद बात करते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के कितने कंटेंट होते हैं, तो टोटल 15 कंटेंट है यहाँ पर। होते तो 16 17 भी है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट 15 की। तो 15 में क्या क्या आएगा, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में फर्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पहला होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सेकंड होता है यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, यानी कि सबसे पहले जो रिटन एग्रीमेंट होता है, सबसे पहले उसमें फर्म का एड्रेस होता है, उसका नाम होता है, कौन सी कंपनी है, कहाँ पे है ये। इसके बाद जो पार्टनर्स इसमें काम कर रहे हैं उनका भी नाम, उनका एड्रेस भी वहाँ पर इंक्लूड होता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। जो कैपिटल होती है, कैपिटल भी आपस में बांटी जाती है। कैपिटल कैन बी कंट्रीब्यूटेड, बांटी जा सकती है इसमें, कंट्रीब्यूटेड इन ईच पार्टनर। हर पार्टनर्स के बीच में कैपिटल बांटी जाएगी। यानी बिजनेस अगर मान लो 50 लाख से स्टार्ट हो रहा है और 5 पार्टनर है, तो इनके रेशो के हिसाब से इनका कैपिटल बढ़ जाता है कि आपको कितना पैसा कंपनी में लगाना है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कि कितने समय के लिए बनाना है। अकाउंटिंग पीरियड क्या है इसका, यानी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर करना है पीरियड ऑफ द फर्म, या 1 अप्रैल टू 31 मार्च करना है, या 6 मंथ का स्प्लिट कर देना है, ये इस पर डिपेंड करता है। फिर है द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेट है वो भी पता होनी चाहिए। द डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब होता है कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। 7 पॉइंट है इसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। अब पार्टनरशिप डीड होगी तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो लिखा होना चाहिए। अदर नहीं लिखा है तो वहाँ पर इसका मतलब क्या है, अदरवाइज़ कि ये फेक मानी जाएगी और कोई भी लॉसेस होता है तो कोई भी पार्टनर अपनी बात से हट सकता है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल लोन ड्राइंग, ये भी पता होने चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग एंड लोन, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से होगा या क्या रेशो होगा इनका। 9 पॉइंट की बात करें यहाँ पे मोड ऑफ ऑडिटरीज अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा, किस तरीके से ऑडिटर आएंगे, ऑडिटरीज कैसे होगी इसकी, ये इसका मोड भी पता होना चाहिए कि किस वे में होगा। मोड ऑफ ऑडिटरीज, ऑडिटरीज एंड अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कैसे ली जाएगी, ऑडिटरीज यानी ऑडिटर कैसे आएंगे कंपनी में, कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। 10 पॉइंट है यहाँ पे सैलरी कमीशन एक्सेट्रा, ये भी होना चाहिए। अगर सैलरी किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है, सैलरीज एंड कमीशन, कुछ पार्टनर होते हैं इनको कमीशन भी दिया जाता है, सैलरी भी दी जाती है, तो वो भी शो होना चाहिए। सैलरी एंड कमीशन शोइंग इफ़ पेबल, अगर आप पे कर रहे हैं तो पे करते समय आपको पता होना चाहिए कि सैलरी और कमीशन कितना देना है पार्टनर्स को। इसके बाद बात करते हैं द राइट एंड ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनर जो है उनकी ड्यूटीज़ क्या है, द राइट उनके हक क्या हैं, कॉमा ड्यूटीज़ क्या है उनकी, और कितनी लायबिलिटी है उनकी ऑफ ईच पार्टनर, ये पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर का लॉस होता है उस समय कैसे लॉस को ट्रीट करेंगे, या पार्टनर जा रहा है वहाँ से इंसॉल्वेंस हो गया है
तो उस सेंस में क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 13 पॉइंट, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम ऊपर का। फिर बात करते हैं पॉइंट 13 की। तो पॉइंट 13 में क्या बोलता है वो कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो उस केस में किस तरीके से अकाउंट को सेटल करेंगे ये भी पता होना चाहिए। फिर है पॉइंट 14, ये सारे कंटेंट है जो सिस्टम वाइज लिखने होते हैं। पॉइंट 14 क्या है? मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर डिस्प्यूट्स हो जाता है पार्टनर्स के बीच में तो किस तरीके से उसको सेटल करते हैं ये भी इसमें लिखा होता है। एंड लास्ट है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। यानी कि रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे हम, इसके प्रोविज़न क्या हैं और देन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।